So hello all and a very good evening. So today we'll start with the next topic in organic chemistry, that is heating effect. ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट नाम से. सो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अभी हीटिंग इफेक्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हीट करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफरेंट कंपाउंड्स में. समझे क्या? डिफरेंट कंपाउंड्स में जैसे वो सॉल्ट्स हो सकते हैं, वो एसिड हो सकते हैं, ठीक है, वो बेसेस हो सकते हैं. किस तरह से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, किस तरह से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा. ठीक है, सो व्हाट ऑल द चेंजेस टेक प्लेस व्हेन सम स्पेसिफिक कंपाउंड्स आर हीटेड. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तरीके बताए हैं चीजों को याद करने के, तो इस पे ध्यान देना. ठीक, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट. तो इसमें क्या बता रहे हैं? सबसे पहला बता रहे हैं हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड. ठीक है, तो ऑक्सी एसिड सबसे पहले मैं बता दूं ऑक्सी एसिड क्या होता है. ऑक्सी एसिड में those acids in which hydrogen is attached to oxygen. समझे क्या? वो एसिड्स को क्या होते हैं? वो ऑक्सी एसिड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉमनली नोन एसिड्स हम जानते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, यस नॉट, HClO4 परक्लोरिक एसिड हो गया, ये जैसे हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. ये हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, गेटिंग ना. ये जैसे हो गया परक्लोरिक एसिड, राइट. तो अभी जैसे अगर हम लोग बस तीन एग्जाम्पल दिए समझने के लिए. जैसे हम लोग इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें ऐसे ही, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद परक्लोरिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगा, Cl लाइक दिस. ये हो गया HClO4, करेंगे. तो ये क्या है? हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सी एसिड हो गया. ठीक है, हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन. मतलब हाइड्रोजन विच इज लॉस्ट एज H+ इज अटैच टू व्हाट? ऑक्सीजन. तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, बेटर ऐसे लिखते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन. समझे क्या? दिस हाइड्रोजन कैन बी लॉस्ट एज H+, so it is attached to oxygen, and this is also attached to what? This is also attached to oxygen. ये इस तरह से, ये ऐसे, समझे क्या? तो इस वजह से ये सब क्या है? ऑक्सी एसिड्स हैं. तो अब हम लोग ऑक्सी एसिड में सबसे पहले पहली कैटेगरी की बात करेंगे, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड. तो सबसे पहला कैटेगरी क्या है? heating of those oxy acid in which the central atom has maximum oxidation state. मतलब heating of those oxy acids where central atom first case है, has maximum oxidation state. सबसे पहला कैटेगरी हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड में, सबसे पहला कैटेगरी हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड में सबसे पहला कैटेगरी क्या लिया? हीटिंग ऑफ दोज ऑक्सी एसिड वेयर सेंट्रल एटम हैज गॉट व्हाट? सेंट्रल एटम हैज गॉट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इस तरह में क्या करना होगा? हिंट दिया गया है. इस तरह में अगर हमें ऐसा ऑक्सी एसिड दिया गया है जिसमें सेंट्रल एटम का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उस ऑक्सी एसिड को हीट करने पर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? क्या हिंट दिया गया है? डिहाइड्रेट कर दो. समझे क्या? डिहाइड्रेट करो. जैसे ही डिहाइड्रेट करो मतलब क्या? डिहाइड्रेट करो मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर. समझे क्या? वाटर को रिमूव करो, रिमूवल ऑफ वाटर. बात समझे क्या? जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमें दिया गया H2CO3. तो अगर हम बात करें H2CO3 के लिए, तो H2CO3 जो है दिस इज द ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन.
तो इस वाले केस में इसका अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो H2CO3 का स्ट्रक्चर इस तरह से आता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसा है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें इसको अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या कर दो, डिहाइड्रेट कर दो। डिहाइड्रेट कर दो मतलब क्या, यहाँ से वाटर को रिमूव कर दो। तो अगर वाटर को रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर को रिमूव किया तो H2O रिमूव किया ना, तो H2O रिमूव किया मतलब क्या, मतलब ये जो है H2O रिमूव किया मतलब क्या हो गया, यहां से ये ऐसे, समझे क्या। तो अगर क्या हो गया, यहां पे H2O रिमूव किया तो व्हाट हैपेंड ओवर है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अगर H2O रिमूव करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, H2O हम जो है हम ऐसे रिमूव कर रहे हैं, ये इस तरह से रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हम H2O रिमूव किए तो एक तरह से देखा जाए ये वाला बॉन्ड टूटा तो कार्बन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, और क्या हो गया, और ये वाला बॉन्ड टूट गया तो इस वाले ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया। तो इस कार्बन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड और इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, तो क्या होगा, ये कार्बन का डबल बॉन्डो ऐसे लगा हुआ है, ये डबल बॉन्डो, और उसके बाद कार्बन का एक ये वाला वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हुआ था और इस ऑक्सीजन का यहां से टूटने वजह से एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हुआ था। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन ऑलरेडी एक बॉन्ड है, ये आपस में एक बॉन्ड और बना लेंगे ऑन एंड व्हाट दे विल एग्जिस्ट एज व्हाट, CO2, समझे क्या, राइट। तो एक तरह से देखा जाए अगर हमने H2CO3 को हीट किया, इन सिंपल टर्म्स अगर हमने H2CO3 को हीट किया, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉसिबली आएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो CO2 को क्या कहा जाएगा, CO2 को कहा जाएगा, CO2 विल बी नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। बात समझे क्या, एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3 मतलब क्या, एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3 मतलब क्या, द टर्म एनहाइड्राइड मीन्स व्हाट, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड मतलब क्या होता है, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्साइड कंपाउंड, first of all this means acid without water, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड मतलब क्या, एसिड विदाउट वाटर। और ये कह सकते हैं कि एसिड में से वाटर निकाल दो तो वो क्या देता है, वो देता है एसिड एनहाइड्राइड, या फिर एनहाइड्राइड में क्या कर दो, एनहाइड्राइड में वाटर को ऐड कर दो, एनहाइड्राइड में वाटर को ऐड कर दो तो क्या दे देगा, एसिड दे देगा, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड मतलब क्या, एसिड विदाउट वाटर, और ऐसा कंपाउंड जिसमें वाटर डाल दिया जाए तो वापस से एसिड को रीजनरेट कर दे तो वो क्या हो गया, वो हो गया एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो CO2 क्या है, CO2 इज द एसिड एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3, क्योंकि H2CO3 कैसा है, एसिड है, इस वजह से CO2 क्या हो गया, CO2 हो गया एसिडिक ऑक्साइड, CO2 बिकम्स एसिडिक ऑक्साइड। बात समझे क्या, और ये एसिड एनहाइड्राइड है। उसी तरह से अगर हम बात करें HNO3 की, तो HNO3 में भी अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से जाए तो अगला वाला क्या HNO3 है, तो HNO3 में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ HNO3, ये इस तरह से और ये ऐसे, इफ आई टॉक एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, ये ऐसा इस तरह से होगा HNO3 का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के अबाउट कैसा बेंड ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री अबाउट ऑक्सीजन एटम विल बी व्हाट, इट विल बी अ बेंट ज्योमेट्री, राइट, इस तरह से, ठीक है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया sp2, ठीक है, दिस इज व्हाट HNO3, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +5 है,
और मैं बता दूं कि +5 जो होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा है रेडॉक्स में, +5 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है किसमें, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर नाइट्रोजन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इस केस में क्या होगा, अगर हम दिस इज HNO3, दिस इज नथिंग बट HNO3 नाइट्रिक एसिड, दिस इज HNO3 which is नाइट्रिक एसिड। समझे क्या? तो यहां पे क्या बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि अगर हमने HNO3 को हीट किया, HNO3 को हीट किया तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। ऑन हीटिंग HNO3, ये एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसा, समझे क्या? उसी तरह से यहां से हम इधर से दूसरा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, HNO3 के लिए, ये इस तरह से। तो ये क्या लिए मैंने, दो मॉलिक्यूल्स लिए, HNO3 प्लस HNO3, ये मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। तो जब मैंने ये दो मॉलिक्यूल्स लिए, तो जब इनको हीट किया जाएगा तो नाइट्रोजन किसमें, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नाइट्रोजन अगर मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो रहा है। H2CO3 में क्या था, H2CO3 में इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन था विद इन द मॉलिक्यूल। समझे क्या? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है विद इन द मॉलिक्यूल, जो है क्या हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हुआ है, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन विद इन द मॉलिक्यूल, जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। यहाँ पे HNO3 में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स, दो एसिड मॉलिक्यूल्स को हमने एक साथ लिया है। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा। मतलब क्या, मतलब ये यहां से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, समझे क्या? तो अगर ये H2O रिमूव हुआ तो देखा जाए नाइट्रोजन का ये एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया और इस ऑक्सीजन का ये एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो -H2O हो गया, यहाँ पे तो -H2O हो गया। अभी बदले में क्या होगा, ये वाले ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है और इस नाइट्रोजन के एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है। तो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाले नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। किस तरह से, ये आपस में इस तरह से क्या करेंगे, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड ऑल टुगेदर अमंग themselves। समझे क्या? ये ऐसा, ये ऐसे और ये इस तरह से, समझे क्या? सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली N2O5, N2O5, समझे क्या? तो यहां पे अगर हम समरी लिखते हैं तो 2HNO3 नाइट्रिक एसिड को अगर हीट किया जाए तो वो क्या देगा, वो देगा H2O प्लस कितना, N2O5। N2O5 जो मैंने बताया, दिस इज नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, समझे क्या? N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। तो ये जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है ये कब आया है, ये आया है जब HNO3 में से क्या कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। तो अगर HNO3 में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया तो N2O5 क्या हो गया, N2O5 बिकम्स व्हाट, N2O5 बिकम्स एसिड एनहाइड्राइड of what, this becomes acid anhydride of HNO3। So N2O5 becomes the acid anhydride of HNO3। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर हमने N2O5 में क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, इन N2O5 अगर वाटर ऐड कर दिया तो क्या करेगा, दिस विल रीजनरेट व्हाट, दिस विल रीजनरेट HNO3। समझे क्या? राइट। एंड देन उसके बाद अगर इस N2O5 को भी थोड़ा और एक्सेसिवली हीट किया, देखो अभी ये N2O5 को, अब देखो ये क्या दिख रहा है, ये वाले जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, दीज बॉन्ड्स दे आर, अभी यहां पे जो नाइट्रोजन बॉन्ड है, ये जैसे मैंने जो N2O5 बनाया है, N2O5 जो मैंने बनाया है, यहां पे आपस में क्या होगा, यहां पे डीलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस होगा, यहां पे डीलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस होगा। मतलब एक तरह से ये जो बॉन्ड्स है, दिस विल एक्चुअली एग्जिस्ट लाइक दिस
ये एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, समझे क्या? यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसा डीलोकलाइजेशन होगा, ये ऐसा, ये ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो बॉन्ड्स हैं और ये जो बॉन्ड्स हैं इनके पास क्या है, दे आर मोर देन अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये वाले जो बॉन्ड्स है, ये वाले जो बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड हुआ और ये बॉन्ड हुआ, दे आर व्हाट, दे आर प्रॉपर सिग्मा बॉन्ड्स, ओनली सिंगल बॉन्ड, समझे क्या? तो ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर सिंगल बॉन्ड्स एंड वीकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, दे आर वीकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। इनफैक्ट अगर मैं इस वाले बॉन्ड को लेबल करता हूं 1 1 1 1, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन उसको लेबल किया 1 और ये जो बॉन्ड इसको लेबल किया 2, तो बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड 1 है इट इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड 2। इस वजह से जब N2O5 को हीट किया जाएगा, ऑन हीटिंग N2O5, तो जैसा मैंने बताया अगर N2O5 को हमने हीट किया, ये अगर हमने N2O5 को हीट किया तो क्या होता है, इसको हीट करने से क्या होता है, इसको हीट करने से ये वाला बॉन्ड जो होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। अगर हमने इसको हीट किया तो हमें क्या आएगा, हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ NO2, 2 टाइम्स ऑफ NO2, जो वीकर बॉन्ड है वो टूट जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस कितना, हाफ O2, प्लस हाफ O2, समझे क्या? तो ये जो हमने N2O5 लिखा है, ये N2O5 को अगर फर्दर हीट किया गया, इफ दिस N2O5 इज फर्दर हीटेड, तो ये क्या दे देगा, दिस विल गिव 2NO2 गैस, 2NO2 गैस प्लस कितना, प्लस हाफ O2 गैस। और जैसा ये बताया था, दिस इज अ ब्राउन कलर गैस, ये जो है ब्राउन गैस, ठीक है। NO2 के बारे में ब्राउन गैस, एंड दिस इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक, ब्राउन गैस एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो NO2 होता है, NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, इट हैज गॉट 1 अनशेयर इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस 1 अनशेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज ब्राउन एंड पैरामैग्नेटिक, समझे क्या? इस वजह से देयरफॉर इन लिक्विड स्टेट, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन लिक्विड स्टेट NO2 undergoes what? NO2 undergoes dimerization. लिक्विड स्टेट में NO2 का क्या हो जाता है, NO2 का डायमराइजेशन हो जाता है। किस तरह से, ये ऐसे एक ये हो गया और ये ऐसे हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ N2O4, यस, ये डायमराइजेशन हो जाता है, ये N2O4 बन गया डाइमर, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, समझे क्या? इफ यू हीट व्हाट, इफ यू हीट HNO3, तो HNO3 को हीट करने पर क्या क्या होगा वो सारी चीज बता दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है HClO4। ये जो है दिस इज एक्चुअली HClO4, इसे ही कर लो, दिस इज एक्चुअली HClO4। तो अगर हमने HClO4 को हीट किया, HClO4 क्या है, HClO4 इज पर क्लोरिक एसिड, HClO4 जो है दिस इज व्हाट, दिस इज पर क्लोरिक एसिड, समझे क्या? तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो HClO4 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4, ये जो है ये HClO4 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, समझे क्या? तो HClO4 को अगर हमने हीट किया तो किस तरह से हीट करने का इफेक्ट किस तरह से होगा, HClO4 में भी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा,
इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन लगेगा HClO4 में भी। किस तरह से? हम क्या करेंगे, विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HClO4। किस तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे इसके? ये हो गया OH HClO4 और एक सेकेंड मॉलिक्यूल लिया जाएगा HClO4 का, लाइक दिस। उसके बाद यहां से डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो 2 मॉलिक्यूल्स को जब हीट किया तो क्या होगा, इनमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन इज इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +7। ठीक है, हैलोजेंस के लिए +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सी, सब पढ़ा चुका हूं, दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, +7। समझे क्या? सो +7 इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वजह से यहाँ पे भी दिस ऑक्सी एसिड इज इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, डिहाइड्रेट किया जाएगा। डिहाइड्रेट किया जाएगा मतलब वाटर को रिमूव किया जाएगा, H2O रिमूव किया जाएगा। तो H2O को हम कैसे रिमूव करेंगे? H2O को जो है हम इस तरह से ऐसे रिमूव कर सकते हैं। वी कैन रिमूव H2O लाइक दिस, ये ऐसे, ये प्लस है, H2O को ऐसा अगर हमने रिमूव कर दिया तो किस तरह से, तो अब देखो ध्यान से, अगर हमने H2O को रिमूव किया तो ये जो ऑक्सीजन है इसका एक वैलेंसी ये अनसैटिस्फाइड हो गया, और ये जो क्लोरीन है इसका एक वैलेंसी ये अनसैटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम क्या कर देंगे, माइनस वाटर कर देंगे, मगर साथ में बचेगा क्या, साथ में बचे ये वाला ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, ये वाले क्लोरीन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड। तो ये ऑक्सीजन और ये क्लोरीन आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्लोरीन आपस में किस तरह से ज्वाइन होंगे, दे विल ज्वाइन इन दिस मैनर। ये वाला ऑक्सीजन और यहां से ये वाला क्लोरीन, ये ऐसे, समझे क्या? तो ये ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, ये जो ऑक्सीजन था इसका एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, मैंने ये दिखाया है, और ये जो क्लोरीन है इसका एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, मैंने ये दिखाया है। समझे क्या? तो ये और ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन एंड दिस क्लोरीन विल जॉइन, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड ऑल टुगेदर, एंड ये किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, दे विल एग्जिस्ट एज लाइक दिस। समझे क्या? तो ये क्या बन गया, ये बन गया Cl2O7 बन गया। समझे क्या? दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स Cl2O7, ये आ गया Cl2O7। समझे क्या? तो दिस बिकम्स Cl2O7, राइट। तो उसी तरह से यहां पे अगर बात करी जाए तो ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, दे आर आइडेंटिकल, और ये जो बॉन्ड है ये क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड, दीज टू ब्लू वाले बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल एंड रेड वाले बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। मतलब क्या, इसको 1 कर दिया, 1 1 1 1 एंड 1, और ये होगा 2 एंड 2। समझे क्या? तो सिमिलरली बेसिकली यहां से मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि क्लोरीन और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड 1, all such bonds are identical, all such bonds are identical, and next क्लोरीन एंड ऑक्सीजन का ये वाला जो बॉन्ड है जिसको मैंने नेम किया है 2, both such bonds are identical। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे हम लोग ये बताएंगे कि क्लोरीन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड 1 है, देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड है ना, क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड 1 में डबल बॉन्ड है, और क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड 2 में सिंगल बॉन्ड है। तो क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड 1 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, और क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड 2 का, ये सब इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है।
समझे क्या? इस वजह से क्या बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि Cl2O7 में जो क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड 1 है इज शॉर्टर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड 2। समझे क्या? ये चीज है। आई होप सो ये चीज भी क्लियर हुई होगी। तो बेसिकली हमने यहाँ से क्या देखा, हमने बेसिकली यहाँ से ये देखा कि अगर हम HClO4 को हीट करते हैं, देयरफॉर ऑन हीटिंग HClO4 2 टाइम्स ऑफ HClO4 जो हमने लिया, इसको हीट करने पर हमें क्या आएगा, ये देगा H2O प्लस क्या, प्लस Cl2O7। समझे क्या? देखो ना Cl2O7, दिस इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज Cl2O7। तो Cl2O7 ये क्या है, ये पर क्लोरिक एसिड है, दिस इज पर क्लोरिक एसिड, दिस इज पर क्लोरिक एसिड, एंड ये जो है Cl2O7 दिस इज डाइक्लोरो हेप्टॉक्साइड, दिस इज डाइक्लोरो हेप्टॉक्साइड। ठीक है, Cl2O7। अब क्योंकि डाइक्लोरो हेप्टॉक्साइड है, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। समझे क्या? क्योंकि मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि Cl2O7 को अगर वाटर ऐड कर दिया जाए तो वापस से क्या दे देगा, ये वापस से HClO4 को जनरेट कर देगा। बात समझे क्या? क्योंकि ये डिसोसिएशन, ये जो है हीट किया जा रहा है, मतलब इस वाले रिएक्शन का डेल्टा H कैसा है, इस वाले रिएक्शन का डेल्टा H कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका जो रिवर्स रिएक्शन मैंने लिखा, इसका डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव आएगा। समझे क्या? क्योंकि ये HClO4 कैसा है, एसिड है, इस वजह से जो Cl2O7 है ये क्या होगा, ये होगा एसिडिक ऑक्साइड होगा। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एसिडिक ऑक्साइड। उसी तरह से जो N2O5 आया था हमारे पास, N2O5 किधर पे आया था, यहाँ पे हम बात कर रहे थे N2O5 की। N2O5 जो हमारे पास आया था इधर पे, ये N2O5 भी कैसा है, N2O5 जो आया है ये N2O5, क्योंकि HNO3 एसिड है, इस वजह से जो एसिड एनहाइड्रेट है वो क्या है, वो एसिडिक ऑक्साइड है। समझे क्या? ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया। क्लियर हुआ ना? राइट। तो ये चीज है। तो HClO4 को हीट किया तो क्या आएगा, H2O प्लस Cl2O7। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू हीटिंग ऑफ व्हाट, H2SO4। तो H2SO4 इज अनदर ऑक्सी एसिड। तो H2SO4 जो है ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। समझे क्या? तो अगर हमने ये H2SO4 को हीट किया तो इस H2SO4 को हीट करने से क्या होगा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे होता है और ये ऐसे हो रहा है। सल्फर इज व्हाट, +6। ठीक है, +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by what, shown by सल्फर। सल्फर जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाता है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर दिखाता है, दैट इज व्हाट, +6। समझे क्या? तो यहां पे H2SO4 को हीट करने पर H2SO4 shows intramolecular dehydration, intramolecular dehydration. This will show what, H2SO4 will show what, intramolecular dehydration। किस तरह से it will show intramolecular dehydration, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे और ये ऐसे। तो अभी जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो विद इन द मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा। समझे क्या? तो अगर मैं यहाँ पे OH बॉन्ड को प्रोमिनेंट दिखा देता हूँ, सही से दिखा देता हूँ OH बॉन्ड को, ये जो है ये OH बॉन्ड है। अब इसके बाद यहाँ से ये जो डिहाइड्रेशन हुआ ये ऐसे हुआ। तो जब ये डिहाइड्रेशन हुआ तो सल्फर का ये जो सल्फर है, इसका ये वाला वैलेंसी, इसका एक वैलेंसी, ये वाला वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, और ऑक्सीजन का ये वाला वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया। तो दोनों सल्फर ऑक्सीजन के एक एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गए। तो जब इनका डिहाइड्रेशन किया तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा वाटर,
समझे क्या? और इस वाले सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, तो ये दोनों सल्फर ऑक्सीजन क्या करेंगे, आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे और आपस में म्यूचुअली अपने अपने वैलेंसी को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास SO3, ये ऐसे, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव SO3, समझे क्या? राइट, दिस इज SO3 sulfur trioxide, this becomes sulfur trioxide। बात समझे क्या? तो बेसिकली यहाँ पे अभी SO3 के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट बतानी है। तो H2SO4 which has +6 oxidation state of sulfur, over here H2SO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इसको हीट किया तो क्या देगा, H2O प्लस क्या, SO3, दिस इज व्हाट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ व्हाट, H2SO4। समझे क्या? क्योंकि ये क्या है, ये एसिड है, इस वजह से SO3 जो है ये कैसा होगा, ये दिस विल बी व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड, दिस विल बी एसिडिक ऑक्साइड। समझे क्या? राइट। नाउ अभी अगर हम लोग बात करें SO3 की, तो SO3 जो है ये कुछ फॉर्म्स में, ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है SO3। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो SO3 गैस फेज में तो इट विल एग्जिस्ट एज SO3 ओनली। इन द गैस फेज इट विल एग्जिस्ट एज SO3 गैस ओनली। समझे क्या? जस्ट वेट अ मिनट, यहां पे हाँ, तो यहां पे अगर हम बात करें SO3 की, तो SO3 ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, SO3 in the gas phase it exists as a monomer, मतलब it exists as SO3 only, it exists as SO3 only, it will exist as SO3 only, but in the solid state मतलब SO3 जब सॉलिड होगा तो SO3 exists in the form of linear chain. In the solid state SO3 exists in the form of linear chain या फिर in the form of cyclic trimer. In the solid state it exists as linear chain polymer, either as linear chain polymer or it exists as what, cyclic trimer। मतलब गैस फेज में है, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स अगर हम SO3 गैस की बात कर रहे हैं तो SO3 गैस जो है सिंपल, ये जो है इस मैनर में ही एग्जिस्ट करेगा। SO3 gas will exist in this particular manner only, no doubt। समझे क्या? such that this angle is, sulfur is what, sp2 hybridized ना, sulfur is sp2 hybridized and all these angle are कितना, 120 डिग्री, sulfur is sp2 hybridized। समझे क्या? जबकि इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज अ लीनियर चेन पॉलीमर। तो ये जो लीनियर चेन पॉलीमर होता है, ये जो लीनियर चेन पॉलीमर है SO3 का, तो ये किस तरह से है, बहुत सिंपल है, इसको समझना। ये किस तरह से होगा, SO3 का लीनियर चेन पॉलीमर अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो ध्यान से, ये होता है ना SO3, देखो ध्यान से, लीनियर चेन पॉलीमर कैसे समझेंगे, SO3 होता है, तो अगर ये SO3 है तो यहां पे क्या होगा,
दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ SO3, ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं कि दिस शुड एग्जिस्ट एज अ लीनियर चेन, व्हाट, दिस शुड एग्जिस्ट एज अ लीनियर चेन पॉलीमर। तो इफ दिस शुड एग्जिस्ट एज अ लीनियर चेन पॉलीमर, तो बेसिकली क्या किया जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे दिखा देता हूँ और इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये एक SO3 हो गया, और दूसरा SO3 को मैं कैसे दिखा देता हूँ, दूसरे SO3 को जो है मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये ऐसे, बात समझे क्या। तो बेसिकली जब पॉलीमर तरह एक्सेस करेगा तो एक सल्फर ऑक्सीजन पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए, ये जो है ये ऐसे जो है यहाँ पे ये ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसा और ये ऐसे और ये इस तरह से, दिस इज गोइंग टू ब्रेक, समझे क्या। तो ये अगर इस तरह से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन ओवर हियर। तो जब ऐसे टूटा तो इस सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया और इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हुआ, इस सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हुआ। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये इस तरह से है, ये ऐसे है, ये ऑक्सीजन का भी एक वैलेंसी कैसा अनसैटिस्फाइड है, ठीक है, ये वाला सल्फर, और ये किस तरह से हो गया, दिस विल बी लाइक दिस, ये ऐसे, और ये वाला ऑक्सीजन, इसका एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, तो ये सल्फर ऑक्सीजन आपस में से बॉन्ड बना लेंगे, समझे क्या। ये सल्फर ऑक्सीजन जो है क्या करेंगे, दे विल आपस में दे विल फॉर्म अ बॉन्ड लाइक दिस। उसी तरह इस वाले सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, तो सिमिलरली क्या होगा, ऐसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ऐसे एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा SO3 का, जिसमें सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड जो है टूटा हुआ है, समझे क्या, ये ऐसे, तो इसका अनसैटिस्फाइड, इसका वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, तो ये आपस में से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन जो है ऐसे बनता चला जाएगा। आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी, समझे क्या। तो इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चेन पॉलीमर और इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक ट्राइमर, समझे। तो लीनियर चेन पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से आएगा, SO3 का लीनियर चेन पॉलीमर के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, स्ट्रक्चर जो है इट विल बी लाइक दिस, ये इस तरह से, समझे क्या, ये ऐसे, ये इसका ये स्ट्रक्चर है लीनियर चेन पॉलीमर का, समझे क्या। अभी साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में जो एक्सेस करेगा, साइक्लिक ट्राइमर मतलब 3 SO3 रहेंगे और वो साइक्लिक फॉर्म में कैसा रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में ये एसोसिएटेड रहेंगे। तो साइक्लिक ट्राइमर जो है ये क्या रहेगा, ये रहेगा SO3 होल थ्राइस, दैट मीन्स व्हाट, ये रहेगा SO3 होल थ्राइस, मतलब किस तरह से, अभी बताता हूँ स्ट्रक्चर इसका। SO3 होल थ्राइस, दैट मीन्स व्हाट, दिस विल एग्जिस्ट एज S3O9 साइक्लिक ट्राइमर। तो ये साइक्लिक ट्राइमर देखो कैसे आया, साइक्लिक ट्राइमर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इन द सॉलिड स्टेट। हम क्या करेंगे, क्या किया जाएगा, ये 3 SO3 के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3, यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3, समझे क्या। और ये जो है इट एग्जिस्ट लाइक दिस इन द सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये किस तरह से आएगा, इन व्हाट मैनर इट विल एग्जिस्ट, ये एक SO3 हो गया, समझे क्या, ये एक SO3 का मॉलिक्यूल हो गया। उसी तरह से यहां पे ये दूसरा SO3 का मॉलिक्यूल हो गया एक तरह से देखा जाए, और सिमिलरली ये जो है ये तीसरा SO3 का मॉलिक्यूल हो गया, समझने के लिए बना रहा हूं इस तरह से, साइक्लिक ट्राइमर, ये ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये साइक्लिक ट्राइमर, समझे क्या। तो कैसे होगा, किस हिसाब से ये जो ट्राइमर है, दिस ट्राइमर विल एग्जिस्ट इन
विच पर्टिकुलर मैनर बेटर है, मैं क्या करता हूं, लेट मी जस्ट, इसको भी मैं ऐसे ओरिएंटेशन में डाल देता हूं। ये सल्फर हो गया, ये ऐसा, और ये जो है इस तरह से। तो जैसा कि हमने लीनियर चेन पॉलीमर बनाने में देखा था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, समझे क्या? इस तरह से विल जस्ट ब्रेक वन सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स लाइक दिस, समझे क्या? ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, समझे क्या? ये हमने एक एक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया, पाई बॉन्ड्स को तोड़ दिया। हर एक मॉलिक्यूल में बस एक सल्फर ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को हमने क्या करते हैं, ब्रेक कर दिया। तो अभी क्या होगा, इस सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड और यहाँ पे इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड। तो क्या हो सकता है, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले सल्फर के साथ कनेक्ट हो सकता है, समझे क्या? उसी तरह से देखा जाए ये सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड और ये ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, तो ये सल्फर ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, समझे क्या? उसी तरह से देखा जाए ये ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड और ये सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में से कनेक्ट हो जाएंगे, समझे क्या? तो अगर मैं इसको कनेक्ट करके दिखाऊं प्रॉपरली तो ये किस तरह से आएगा, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, किस तरह से दिखाई देगा ये। डबल बॉन्ड हो, सल्फर, डबल बॉन्ड हो, इसका एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हुआ था, एक बॉन्ड तोड़ा था हमने, ये डबल बॉन्ड था, ये ऐसे डबल बॉन्ड था, मगर इसको हमने क्या किया, इसको हमने तोड़ दिया। तो इसको तोड़ दिया तो ये सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, समझे क्या? ये सल्फर का एक वैलेंसी क्या हो गया, अनसैटिस्फाइड हो गया, ऐसा ये एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया। उसी तरह से ये ऑक्सीजन का एक वैलेंसी क्या हो गया, अनसैटिस्फाइड हो गया, समझे क्या? तो ये एक SO3 है। उसी तरह क्या होगा, दूसरा SO3 आएगा। दूसरे SO3 में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये इसका सल्फर, ये डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है? ये ऐसे डबल बॉन्ड हो था, तो यहाँ पे क्या कर दिया, हमने एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये वाले सल्फर का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी क्या हो गया, अनसैटिस्फाइड हो गया। तो सबसे पहले ये वाला सल्फर अपना अनसैटिस्फाइड वैलेंसी क्या करेगा, सैटिस्फाई कर लेगा ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ, ये ऐसे, ये इसने अपना वैलेंसी अनसैटिस्फाई कर लिया ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ, किस तरह से, ये ऐसे सैटिस्फाई कर लिया। उसी तरह से यहाँ पे इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, उसी तरह से यहाँ पे ये ऐसे है, बात समझे ना, इट इज लाइक दिस। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इसको, सल्फर, डबल बॉन्ड हो, अभी ये डबल SO3 था, मैंने क्या किया, ऐसे तोड़ दिया, तो ये ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, इस सल्फर का वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, समझे क्या? तो बेसिकली अभी ये जो थर्ड सल्फर ऑक्सीजन है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में बस एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज एग्जिस्टिंग ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, ये। तो ये ऑक्सीजन का एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है, सल्फर का भी एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है, तो ये सल्फर अपना वैलेंसी, इस ऑक्सीजन का भी एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड है, तो ये कैसे सैटिस्फाई करेगा, ये ऐसे सैटिस्फाई कर लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन और ये सल्फर, ये वैलेंसी कैसे सैटिस्फाई कर लेंगे, ये अपना वैलेंसी जो है ये इस तरह से सैटिस्फाई कर लेंगे, बात समझे क्या, राइट? और ये वाला वैलेंसी कैसे सैटिस्फाई हुआ, जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच वैलेंसी सैटिस्फाई हुआ, उसको मैं अलग अलग से दिखा रहा हूं। So this is what? This is cyclic trimer of SO3. So this is cyclic trimer of SO3 solid, which is actually what? S3O9. This exists in the solid state. बात समझे क्या? Right. Now उसके बाद यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, अगर हम लोग इधर पे वापस आके बात करें, इधर पे अगर अपन वापस आके बात करें तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया, लीनियर चेन मॉलिक्यूल है जो है, लीनियर चेन मॉलिक्यूल जो है, इसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं लेबल करता हूँ कि हमारे पास ये जो
लीनियर चेन मॉलिक्यूल था, लीनियर चेन पॉलीमर जो था, दिस इज लीनियर चेन पॉलीमर, दिस इज अल्फा फॉर्म, एलोट्रोप फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म से, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, दे आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स। समझे क्या? आइदर ऑफ दिस। एंड ये जो साइक्लिक ट्राइमर आया है, ये जो हमने बनाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा फॉर्म ऑफ SO3, एलोट्रोप है। मतलब ये क्या है? ये एलोट्रोप है। जैसे एलोट्रोप ऑफ कार्बन होते हैं ना, उसी तरह से ये क्या है? एलोट्रोप ऑफ SO3 है। SO3 in the solid state has got 3 allotropes. SO3 in the solid state has got 3 allotropes. ठीक है? This is allotrope of SO3. मतलब that means SO3 in the solid state has 3 allotropes. Alpha and beta, they are what? They are linear chain polymers, जबकि जो डेल्टा है, दिस इज अ साइक्लिक ट्राइमर। ठीक है? अभी उसके बाद एक चीज और बताया गया है टेक्स्ट में, थ्योरी में, ये बताया गया है कि अगर हम लोग SO3 को ही हीट कर देते हैं, if we heat SO3 itself at about 800 degree Celsius, तो we get SO2 gas प्लस कितना, हाफ O2 गैस। समझे क्या? तो अगर हम लोग SO3 में यहां पे बात करें, तो जैसा मैंने बताया था, SO3 में जो पाई बॉन्ड्स हैं, SO3 हैज व्हाट, 3 सल्फर ऑक्सीजन पाई बॉन्ड्स। इट हैज गॉट 3 सल्फर ऑक्सीजन पाई बॉन्ड्स। इसमें से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने सिखाया था कि किस तरह से पाई बॉन्ड्स को निकालना है, कि कौन कौन से पाई बॉन्ड्स हैं। ऑक्सीजन का तो हमेशा 2p ओवरलैप करेगा। ठीक है? सल्फर का जो है, एक जो है, देयर इज 1, इट इज अ 3p सल्फर का एंड 2p ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, समझे क्या? और उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज है ना सल्फर, तो sp2 एक s और 2p तो सल्फर के चले गए, बचा हुआ एक p। समझे क्या? तो वो क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। और बाकी 2 और 2 और 3 जो है, बाकी जो दो जो है, दोज आर व्हाट, दोज आर, सब मैंने बॉन्डिंग पढ़ाया हुआ है। अदर टूज आर 3d ऑफ सल्फर एंड 2p ऑफ ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड्स। समझे क्या? ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है, 3p 2p पाई बॉन्ड जो होता है, दिस इज जनरली अनस्टेबल। मैं क्यों अनस्टेबल कह रहा हूं? क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, ये अभी हम लोग नेक्स्ट में भी यूज करने वाले हैं। अगर p एंड p पाई ओवरलैप होता है, या फिर मैं बता दूं स्टेबल पाई ओवरलैप्स की अगर मैं बात करूं, ये सब मैंने बॉन्डिंग पढ़ाया हुआ है, तो स्टेबल पाई ओवरलैप्स में 2p 2p पाई ओवरलैप स्टेबल हो जाता है, 2p 3d पाई ओवरलैप स्टेबल हो जाता है, 3p 3d पाई ओवरलैप स्टेबल हो जाता है, एंड 3d 3d पाई ओवरलैप स्टेबल हो जाता है। समझे क्या? मतलब p के साथ d के साथ d, ये स्टेबल होता है। बट हमेशा ध्यान रखो, अगर p और p पाई ओवरलैप है, तो इन केस ऑफ p एंड p पाई ओवरलैप, द ओनली स्टेबल ओवरलैप इज 2p 2p। समझे क्या? राइट? तो अगर मैं यहां पे बात करूं, फॉर क्योंकि अभी एक चीज आगे और यूज होगा, फॉर pp पाई ओवरलैप ओनली स्टेबल 2p 2p pi is only stable overlap. This is the only 2p 2p pi is stable. बाकी अगर p पाई ओवरलैप की बात करेंगे, तो
2p 3p 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 एंड सो ऑन, ये सब कैसे हैं? ये सब अनस्टेबल कहे जाते हैं। समझे क्या? तो वही चीज है यहाँ पे। तो जो SO3 है उसमें जो पाई बॉन्ड्स है, एक पाई बॉन्ड जो है सल्फर का 3p ऑक्सीजन का 2p है, बाकी पाई बॉन्ड जो है वो सल्फर का 3d ऑक्सीजन 2p है। तो ये दोनों पाई बॉन्ड कैसे हैं? ये दोनों पाई बॉन्ड स्टेबल हैं, मगर ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड अनस्टेबल है। इसीलिए जो मैं बता रहा था कि सॉलिड स्टेट में जो हम लोग एक पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, वो कौन सा पाई बॉन्ड टूट रहा है? सॉलिड स्टेट में जो हम लोग एक पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, ट्राइमर बनाने के लिए या लीनियर चेन पॉलीमर बनाने के लिए। समझे क्या? तो जो बॉन्ड टूट रहा है इस पूरे प्रोसेस में सल्फर ऑक्सीजन में जो 3p, यहां पे जो पाई बॉन्ड तोड़ा है हमने सल्फर ऑक्सीजन का, यहां पे जो पाई बॉन्ड तोड़ा है ये जो है 3p सल्फर का 2p ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक्स। समझे क्या? बाकी ये जो दो पाई बॉन्ड हैं, दे आर व्हाट? दे आर 3d ऑफ सल्फर एंड 2p ऑफ ऑक्सीजन। दे आर व्हाट? स्टेबल। ये स्टेबल पाई बॉन्ड्स है। और एक जो है 3p 2p पाई बॉन्ड, याद रखो p and p ओवरलैप में, p and p साइडवेज ओवरलैप में द ओनली स्टेबल ओवरलैप इज व्हाट? 2p 2p ओवरलैप। बाकी और कोई भी p and p ओवरलैप आएगा वो सब कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे। समझे क्या? इसी वजह से ये सब ट्राइमराइजेशन और लीनियर पॉलीमर बन रहा है, ठीक है ना? उसी वजह से सेम रीजन मैंने क्या बताया, अगर हम SO3 को हीट करते हैं, तो SO3 को हीट करने पर क्या बताया मैंने? ये इस तरह से है। तो ये वाला पाई बॉन्ड को हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको मान लो 3p 2p पाई, और ये क्या है? वीक है। अगर वीक है तो इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन अलग हो गया तो क्या होगा? इट विल फॉर्म ओनली SO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन। समझे क्या? इस वजह से SO3 को हीट करने पर SO2 जो इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड जो है कैसा है? वीक पाई बॉन्ड, और वो ब्रेक होता है। समझे क्या? राइट। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, ये हुआ। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। समझे क्या? देखो ध्यान से, heating of H3PO4, this is orthophosphoric acid। समझे क्या? तो ये जो H3PO4 है, इसका अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताऊं तो ऑक्सी एसिड है, हम लोग जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा? स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ट्राई बेसिक एसिड है ना ये। समझे क्या? राइट। जिसमें फॉस्फोरस कैसा? +5 है। समझे? सो दिस विल अंडरगो अगेन इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ये इंपॉर्टेंट सुन लो पहले, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दिस विल अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो पहले इसको हीट करने पर क्या बनेगा, पहले वो बता देता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है, this is OH and OH, एंड दूसरा वाला भी क्या हो गया? डबल बॉन्ड OH एंड OH। बात समझिएगा? तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा तो डेफिनेटली ये ऐसे और ये ऐसे, ये वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल गया तो फास्फोरस का ये वाला वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हुआ, ऑक्सीजन का भी एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया। अगर हम लोग इसको ऐसे दिखाएं, यहां पे ये हो गया OH और ये ऐसे हो गया। तो ये जो टूटेगा, वाटर जो लूज होगा, ये ऐसे। तो फास्फोरस का ये एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड, ऑक्सीजन का ये एक वैलेंसी अनसैटिस्फाइड। समझे क्या? तो जब हमने इसको हीट किया, तो ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, तो हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास?
ये आ जाएगा, ये हो गया OH, ये हो गया OH, और ये ऐसे लाइक दिस E double bond O, OH and OH. This is what? This is H4P2O7. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड. दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड. तो फर्स्ट पार्ट जो हमने यहां से देखा, फर्स्ट पार्ट हमने यहां से क्या देखा, अभी देखते हैं जिसमें ये पूरा सीरीज बनेगा, इसमें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पार्ट क्या देखा हमने यहां से? 2 टाइम्स ऑफ H3PO4. देखते जाओ बस. इसको हीट किया तो यहां से क्या आया? माइनस वाटर है. देखते जाओ बस. हाँ, ये पूरा सीरीज बनेगा. इसको हम लोग पूरा सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे. इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन निकलता है. तो क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ H3PO4. इसको हीट किया तो माइनस वाटर. समझे क्या? तो ये क्या देगा? ये देगा H4P2O7. नाम बताया मैंने, पायरोफॉस्फोरिक एसिड. समझे क्या? नाम बता दिया. अब उसके बाद अब ये हमारे पास ये जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड आया है, ये जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड आया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड को हम क्या करने वाले हैं? हम इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड को और हीट करेंगे. समझे क्या? तो अब अगर हमने इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड को और फर्दर हीट किया, तो इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड को और फर्दर हीट करने से क्या आएगा? देखो ध्यान से. यहां पे हमने अगर ये आया ना हमारे पास, बात को सुना ध्यान से. अगर हमने ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड को हीट किया, H4P2O7, 2 टाइम्स ऑफ H4P2O7, इसको हीट किया तो ये क्या देता है? ये देता है हमें 4 टाइम्स ऑफ HPO3, 4 टाइम्स ऑफ HPO3 प्लस कितना? प्लस 2H2. देखो बराबर बैलेंस है, बराबर बैलेंस है. अगर हमने पायरोफॉस्फोरिक एसिड को हीट किया तो ये क्या देगा? 4 टाइम्स ऑफ HPO3. इसको भी बताता हूं. HPO3 जो है, दिस इज नोन एज, इसके बारे में बताता हूं अभी, मेटाफॉस्फोरिक एसिड. ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है. इट इज नोन एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड. इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड. समझे क्या? राइट. तो यहां पे अभी पहले पूरा सीरीज बनाते हैं हम लोग. तो ये क्या आया? H4P2O7 आया. अभी मैंने क्या किया? यहां पे मैंने अगर 2 टाइम्स ऑफ H4P2O7 को हीट किया तो क्या आया? 4HPO3 आया. तो अगर मैं एक H4P2O7 को हीट करता हूं तो क्या आएगा? 2HPO3 प्लस कितना? 1 वाटर आएगा. समझे क्या? तो मैं क्या करता हूं, इसको भी मैं उस सीरीज में कंटिन्यू करा देता हूं. समझे क्या? ये सीरीज था, क्योंकि यहां पे कितना है? यहां पे हमारे पास बस एक H4P2O7 है. तो अगर हमने इसको हीट किया तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे भी क्या आ जाएगा? यहां पे आएगा माइनस वाटर. ध्यान से सुनना बस. ये क्या देगा? ये देगा हमें 2 टाइम्स ऑफ HPO3. दिस विल गिव अस व्हाट? दिस विल गिव अस 2 टाइम्स ऑफ HPO3. अब ये क्या है? ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है. समझे क्या? तो अब ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, इसका डिस्कशन करते हैं. मेटाफॉस्फोरिक एसिड डिस्कशन करते हैं अभी. ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, अगर हमने इसको क्या किया, अब ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड आया HPO3, दिस इज व्हाट? दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड. दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड. समझे क्या? तो अगर हमने इसको भी हीट किया, दिस मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग, किस तरह से? 4 टाइम्स ऑफ HPO3 को अगर हमने हीट किया, राइट, तो ये देता है P4O10 प्लस H2O. तो पहले ऐसे लिख देते. 4 टाइम्स ऑफ HPO3 को हीट किया तो क्या आ रहा है? P4O10 आ रहा है. तो अगर हमने क्या किया? 2 टाइम्स ऑफ HPO3 को हीट किया तो क्या आएगा? हाफ टाइम्स ऑफ P4O10 प्लस कितना? हाफ H2O. समझे क्या? प्लस कितना? हाफ H2O. राइट. तो
तो बेटर क्या है, यहां पे है ये 2 टाइम्स ऑफ HPO3 है, हमने एक सेकेंड, हमने यहां पे क्या किया था, वेट, 4 टाइम्स हीट किया था ना, P4O10, तो 4 इंटू 3 12, और ये 2 वाटर आएगा, 2 वाटर आएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो 1 वाटर आएगा। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 वाटर आएगा। तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग, जिससे जैसे क्वेश्चन बनता है पहले वो देख लेते हैं। तो इसको अगर हीट किया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी -1 वाटर होगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा हाफ P4O10, समझे क्या, राइट। तो बेसिकली क्योंकि हाफ P4O10 आया है, तो बेसिकली इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाफ P4O10 आया है, तो अगर हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने पूरे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ध्यान से देखो, इसको इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ H3PO4। इसको हीट करेंगे तो अभी कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 में तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 में किया तो 1 वाटर मॉलिक्यूल किया था, 2 टाइम्स ऑफ H3PO4। इसको हीट किया तो यहां से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, डबल कर दिया ना, ये 4 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ H4P2O7, नाम मैंने बता दिया, समझे क्या। अभी एक H4P2O7 को हीट किया तो 1 वाटर क्या था, 2 HPO4 आया था, तो अभी 2 को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 वाटर जाएंगे, और क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ HPO3 आएगा, समझे क्या। अभी जब हमने 2 टाइम्स ऑफ HPO3 को मतलब मेटाफॉस्फोरिक एसिड को हीट किया था तो क्या आया था, 1 वाटर गया था और हाफ P4O10 आया था। अभी 2 को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, -2H2O होगा, और क्या आएगा, 1 P4O10 आएगा। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि क्वेश्चन जनरली पूछते हैं कि ये दिस इज व्हाट सीरीज ऑफ हीटिंग, सीरीज ऑफ हीटिंग में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सीरीज ऑफ हीटिंग में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि अगर हमें H3PO4 से, अगर हमें H3PO4 से P4O10 बनाना है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होंगे, मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो है कैसे निकलेगा, यहां से बेसिकली देखो, अगर हमें 1 मोल ऑफ P4O10 चाहिए, अगर हमें 1 मोल ऑफ P4O10 चाहिए तो 1 मोल ऑफ P4O10 के लिए हमने कितना चाहिए, हमने चाहिए 4 मोल्स ऑफ H3PO4। तो 4 मोल्स ऑफ H3PO4 से स्टार्ट किया तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स गए, 2 मोल्स यहां पे गए, 2 मोल्स यहां पे गए, और 2 मोल्स यहां पे गए, मतलब एक तरह से टू ऑब्टेन ऐसे 1 मोल ऑफ P4O10, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं 1 मोल P4O10 का चाहिए तो H3PO4, कितने H3PO4 के मोल लगेंगे और कितना वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा। तो बेसिकली क्या है, 4 टाइम्स ऑफ H3PO4 को हीट करेंगे और क्या होगा, -6H2O होगा, तब जाकर के हमें क्या आएगा, तब जाकर के हमें P4O10 जो है वो ऑब्टेन होगा। अगर हमें रिएक्शन को पूरा एंड तक लेकर जाना है, समझे क्या। अगर हमें रिएक्शन को जो है बस HPO3 के स्टेज तक लेकर आना है, तो अगर बस हमें बस 1 मोल ऑफ HPO3 चाहिए तो रिएक्शन कैसे होगा, देखो जरा, 2 मोल्स ऑफ H3PO4 क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ HPO3 दे रहा है। अगर बस हमें HPO3 के स्टेज तक आना है, ये इक्वेशन ऐसे सीरीज में पूछा जाता है, इनफैक्ट जनरली पूछा जाता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होंगे। तो अगर हमें 1 मोल ऑफ P4O10 चाहिए तो H3PO4 के 4 मोल लगेंगे, इसके कितने लगेंगे, 4 मोल लगेंगे, और ये वाटर कितना लूज होगा, 6 मोल वाटर लूज होगा, समझे क्या। ये वाटर कितना लूज होगा, वाटर जो है 6 मोल लूज होगा। अगर हमें एंड तक नहीं जाना, हमें बस HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड के स्टेज तक आना है, तो बस मेटाफॉस्फोरिक एसिड के स्टेज तक आएंगे तो क्या होगा, क्या है, तो हमने यहां पे क्या देखा, हमने यहां पे ये देखा कि 2
मोल्स ऑफ HPO3 और ऑब्टेन फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ H3PO4। वाटर कितना यूज हो रहा है, 1 और 2, समझे क्या। तो अगर बस हमें HPO3 के स्टेज तक आना है तो क्या सीधा सीधा क्या हो जाएगा, फॉर ओनली 1 मोल ऑफ HPO3 टू ऑब्टेन ओनली 1 मोल ऑफ HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसके लिए सीधे सीधे क्या 2 टाइम्स ऑफ H3PO4 विल गिव क्या 2 टाइम्स ऑफ HPO3 माइनस 2H2O, समझे क्या। या फिर 1 H3PO4 माइनस H2O सीधे सीधे क्या देगा, HPO3 देगा। और अगला वाला समझे क्या होगा, अगर हमें बस एक ही स्टेप आना है, ये अगर बस हमें 1 मोल चाहिए H4P2O7 का, तब तो बहुत सिंपल है, फॉर ओनली 1 मोल ऑफ H4P2O7, फॉर ओनली 1 मोल ऑफ H4P2O7, अगर हमें बस 1 मोल चाहिए H4P2O7 का, H4P2O7 का बस अगर हमें 1 मोल चाहिए, तो सीधे सीधे 2 टाइम्स ऑफ H3PO4, इसको हीट किया तो क्या आएगा, सिर्फ 1 मोल आएगा H4P2O7 का माइनस 1 वाटर ओनली। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है कि जनरली अगर हम इंटीजर टाइप, ऐसा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर 1 मोल P4O10 ऑब्टेन करना है H3PO4 से, तो कितने मोल H3PO4 लगेंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होंगे, इस तरह से समझे कि H3PO4 से 1 मोल HPO3 ऑब्टेन करना है तो जनरली कितना मोल H3PO4 लगेगा, कितना वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, इस तरह से, ठीक है, राइट। नाउ अभी क्लोज करने से पहले वैसे मुझे अभी स्ट्रक्चर ऑफ HPO3 बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 बताना है, मगर अभी मैं क्या करता हूं, मैं स्ट्रक्चर ऑफ, लेट मी जस्ट टेल यू, स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, मैं स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 पहले बता देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 जो है बहुत सिंपल सा है। ये जो है ये बेसिकली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, P4O10 जो है it will exist like this. P4O10 will exist basically like this. उसके बाद ये ऐसा और ये ऐसा, दिस इज, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, P4O10 तुम्हारे सिलेबस में है, दिस इज P4O10, स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, P4O10, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 ये जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, दिस इज इन द सॉलिड स्टेट। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अगर तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में बताऊं कि फॉस्फोरस जो है +5 स्टेट में है, ऑल फॉस्फोरस इज व्हाट, काउंट कर सकते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और एक फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स है ना, देखो ना 1 2 3 4 5, और लोन पेयर एक भी नहीं है, H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है। ईच फॉस्फोरस सॉरी sp3 नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ईच फॉस्फोरस इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ईच फॉस्फोरस इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बनाए हुए, टोटल बॉन्ड 5 है, H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, हर एक फॉस्फोरस के सिग्मा कितने 4 है, लोन पेयर 0 है, तो H का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, विच मीन्स व्हाट, sp3 phosphorus, each phosphorus is sp3 hybrid, each phosphorus is sp3 hybridized P4O10 में। तो ये क्या है, phosphorus is sp3 hybrid। दूसरी बात यहाँ पे phosphorus ऑक्सीजन phosphorus bridges कितने हैं, हाउ मेनी phosphorus ऑक्सीजन phosphorus bridges काउंट करते हैं, POP ब्रिजेस, पॉप ब्रिजेस, phosphorus ऑक्सीजन phosphorus bridges। एक तो ये हो गया, एक समझे क्या, फिर एक ये हो गया 2, उसके बाद फिर एक ये हो गया 3, उसके बाद फिर एक ये हो गया 4, फिर उसके बाद एक ये हो गया 5, फिर उसके बाद
एक ये हो गया 6। तो पीओपी ब्रिजेस कितने हैं टोटल, कितने हैं 6। देयर आर 6 नंबर ऑफ पीओपी ब्रिजेस, समझा क्या, राइट। P4O10, राइट। इसी से मिलता जुलता एक और है, वो भी बता देता हूं। सिमिलरली P4O6 भी होता है, ऐसे ही होता है, P4O6 भी होता है। दिस इज ऑल्सो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये जो है सेम रहेगा, बस P डबल बॉन्ड O जो है बस वो हटा दो, P डबल बॉन्ड O जो है बस वो हटा दो, बाकी सब कुछ सेम है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। जो P डबल बॉन्ड O लगाया है ना हमने P4O10 में, P4O10 में जो P डबल बॉन्ड O लगा के रखा है बस वो हटा दिया जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। P4O6 ये ऐसा, डबल बॉन्ड की जगह phosphorus will have what, a lone pair. Instead of the double bond, phosphorus will have a lone pair. यहां पे भी phosphorus will have a lone pair, ये ऐसा। इधर पे भी phosphorus has a lone pair और इधर पे भी phosphorus has a lone pair, समझ गए। एंड लाइक दिस, ऐसा हो गया और ये इस तरह से हो गया। ये क्या हो गया, ये बन गया P4O6। दिस बिकम्स P4O6, P4O6, समझे क्या। तो P4O6 में भी अगर हम लोग बात करते हैं, ईच सल्फर P4O6 में भी, सॉरी, ईच फॉस्फोरस इज sp3 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसमें भी काउंट कर सकते हो पीओपी ब्रिजेस कितने हैं, पीओपी ब्रिजेस कितने हैं, काउंट करोगे 6 आएगा, ठीक है। तो आज जो है, आज की क्लास में यही पे स्टॉप करता हूँ। आई विल स्टॉप हियर राइट नाउ। नेक्स्ट क्लास में अभी ये वाला पेज कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, ये वाला पेज भी पूरा नहीं हुआ है अभी, शायद H3PO3 का बचा हुआ है, पूरा होना चाहिए तो मगर नहीं हो पाया। ये P2O5 नहीं होना चाहिए, P2O5 एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। P2O5 याद रखो, P2O5 डज नॉट एग्जिस्ट, P2O5 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। P2O5 जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट एज P4O10। नेक्स्ट क्लास में रीजन बता दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे बताना है कि HPO3 एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक ट्राइमर, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक ट्राइमर, HPO3 एज अ साइक्लिक ट्राइमर, मतलब एक तरह से इसका स्ट्रक्चर बताना है मुझे HPO3 का, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारी सिलेबस की चीजें हैं, समझे क्या, राइट। तो इसको देखते जाओ फटाफट, सारी चीजों को, इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बताऊंगा HPO3 नेक्स्ट क्लास, HPO3 का स्ट्रक्चर, और फिर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।